हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपनी क्लास बाइंड अप की थी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। तो आज की क्लास में जो है हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम any competitive examinations point of view. So our topic for today is combination of resistors. तो रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, अलग अलग फॉर्म में रेसिस्टर्स को जमा करके उसका रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, हर एक से पोटेंशियल निकालना, इस टाइप के हम न्यूमेरिकल इससे देखेंगे। तो देखिए, जो कॉम्बिनेशन है ये हम दो पार्ट में करते हैं। वन इज सीरीज एंड वन इज पैरेलल। ठीक है, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों की बातें होती हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा वो थर्ड पार्ट भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल का एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो देखिए, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज वी हैव थ्री रेसिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है, इसके बाहर आपका पूरा सर्किट है जिसमें बैटरीज होंगे। ठीक है, तो वो सर्किट नहीं बना रहा, सिर्फ मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि एक के बाद एक इस तरीके से आपका रेसिस्टर अगर कनेक्टेड है तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ये कोई बैटरी से कनेक्टेड हो तो करंट I फ्लो होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो I करंट है आप देखेंगे, ये I करंट R1 से फ्लो हो रहा है, यही I करंट R2 से फ्लो हो रहा है, और यही I करंट आपका R3 से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। एक सेकेंड, थोड़ा मैं माइक को पास ले आता हूं ताकि थोड़ी और क्लियर वॉइस आए। ओके, तो ये R1, R2, R3 तीनों से आपका करंट क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। ये बात पक्की हो गई। ठीक है, यानी कि सीरीज में क्या होगा, I रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात हो गई। ठीक है, अब जैसे ही इसमें मैं कोई बैटरी लगाऊं, डेफिनेटली बैटरी लगाऊंगा तभी करंट फ्लो होगा, लेकिन जब मैं बैटरी लगाऊंगा तब मैं ये देखूंगा कि ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये तीनों रेजिस्टर से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो तीनों पे अलग अलग होगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इनकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पोटेंशियल किस पे कितना आया, यानी कि फर्स्ट वाले पे V1 पोटेंशियल क्रिएट होगा, सेकंड वाले पे V2 पोटेंशियल क्रिएट होगा, और थर्ड वाले पे V3 पोटेंशियल क्रिएट होगा। यानी कि जो मैं V पोटेंशियल दे रहा था, अब वो V पोटेंशियल क्या हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। बोलो, बात क्लियर है ना। यानी कि मैंने क्या बोला कि ये जो मैं V पोटेंशियल दे रहा हूं, अब वो क्या हो गया, टोटल V1, V2 और V3 में डिवाइड हो गया। बताइए, बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें बताइए, V1 की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप क्या बोलोगे। V1 इज इक्वल टू क्या है, करंट तो आपका I ही फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस हो गया R1। अगर V2 बोल दिया जाए तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR2। अगर V3 बोल दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, IR3। है कि नहीं, है ना बात क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये इंडिविजुअल वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में उठा करके रख दूंगा तो मेरा अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, और हमको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो इस V की जगह मैं कैपिटल I कैपिटल R लिख लेता हूं। ठीक है, कैपिटल I नहीं, चलो यही I को एक ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए, तीनों जगह I आपका कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3
ठीक है, अगर I से I कैंसिल हो जाए तो क्या बचता है, R इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, उसको मैंने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ एनी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बात जो याद करने वाली नहीं, समझने वाली है कि करंट क्या होगा, कांस्टेंट फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस ये दो चीज आपको पता है तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला पता है, वहां से आप ये रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? होनी चाहिए। चलो बात करते हैं पैरेलल की। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल सर्किट के लिए। तीन वाला चाहते हैं तो मैं तीन वाला बना देता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, ये है आपका तीन रजिस्टर इन पैरेलल, यानी कि सभी का लेफ्ट आपका किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा और राइट किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, यानी कि बहुत सारे रेसिस्टर्स का जब एंड एक साथ ऐसा कनेक्टेड हो तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है कि नहीं? अगर मैं नीचे से कोई बैटरी अप्लाई कर दूं लाइक दिस, ठीक है, तो ये बैटरी क्या करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो पोटेंशियल हमेशा दो जंक्शन के बीच में तो सेम होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, जंक्शन चेंज हो रहा था, ये दो पॉइंट, फिर ये अलग पॉइंट आ गए, यहां पे तो पॉइंट सेम है, तो यहां पे पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर मैंने बोल दिया ये है R1, ये है R2 और ये है R3, तो तीनों रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? होनी चाहिए। चलिए करंट की बात कर ले, तो करंट की बात करेंगे तो ये I करंट आ रहा था। अब इस I करंट को जाने के लिए तीन रास्ते मिल गए, एक नहीं तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो अगर 100 है अमाउंट, मैग्नीट्यूड, तो 20 इधर चला गया, 40 इधर चला गया, 60 उधर चला गया, सॉरी 40 ही बचा ना, और 40 इधर चला गया, ठीक है। यानी कि हर पाथ में अलग अलग करंट फ्लो होगा जो कि डिपेंड करेगा इसके रेजिस्टेंस पे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? होनी चाहिए। तो यहां पे सपोज I में से I1 करंट चला गया, इधर चला गया I2 करंट, और इस तरफ चला गया I3 करंट, ठीक है। ये जो मैं I1 I2 I3 ले रहा हूं ना, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो चलिए मैं उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो ठीक है, तो बात हो गई कि यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। बोलो बात है कि नहीं सही? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये I1 की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू IR, यानी V1 इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, तो V1 V2 V3 तीनों तो एक ही है, तो एक ही ले लो, V अपॉन R1। I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1, I2 को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2, I3 को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3, और इस तरफ का I क्या हो जाएगा, V बाई R। ये R क्या है, टोटल करंट है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहां से V कॉमन लेकर के यहां से कटवा देंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लो फॉर्मूला रेडी टू इट। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यानी कि पैरेलल में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स फॉर्मूले में आ जाता है। बोलिए आ गई बात समझ में? तो ये फॉर्मूलेज आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बनाऊंगा, तब इनका मैं इंप्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, जब हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, जहां पे सर्किट को सिर्फ सीरीज या सिर्फ पैरेलल से सॉल्व करना जो है
थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो वहां पे हम एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स रूल, ठीक है, किरचॉफ्स रूल। उसके बाद हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का फंडा हो गया, लिख लो, लिखना है जिसे। अब अगर एकदम सिंपल सा कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाता है तब उसे कैसे करते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। माइक पकड़ना बड़ा तकलीफ है यार, इसे शर्ट में ही घुसेड़ लो। चलो बहुत बढ़िया, कोई भी एक रेजिस्टर ले लेते हैं, ये लो। और बढ़ाना है, और बढ़ा लेते हैं, चलो। चलो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। सबका रेजिस्टेंस आर ले लो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर 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 आर। अब पूछता है कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इस पूरे सर्किट का, ठीक है। क्या पूछा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इस सर्किट का कितना है। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। सब कुछ तो सीरीज और पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने। फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, एक एक करके सॉल्व करिएगा। जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं शॉर्ट में यहीं पे थोड़ा थोड़ा करता जाता हूं। यहां पे इस सर्किट का सिर्फ अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, ये तीनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये क्या हो जाएगा 3/R, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 3/R। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहां पे R/3। बोलो बात सही है कि नहीं है ना। यहां इस सर्किट की बात कर ले तो ये क्या है, सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड कर दो, तो यहां पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2R, R प्लस R 2R, सीरीज में है। यहां पे भी फिर बात करें तो ये 3 का R/3 आया था, तो इसका भी सेम आएगा, तो इसका क्या हो गया R इक्विवेलेंट R/3, ठीक है। अब यहां पे 2 है तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो इसका R/2 आएगा। करके देख सकते हैं आप, जैसे 3 का R/3 आया, 2 का R/2 आएगा और इसका तो R ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब क्या बोला मैंने कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R/3 है, यानी कि इन तीनों को किसी एक रेजिस्टर से चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी R/3। अगर इन दोनों को किसी एक रेजिस्टर से चेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2R। अगर इन तीनों को किसी एक रेजिस्टर से चेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी R/3, ठीक है। अब देखते जाइए, चीजें साफ हो रही है, ठीक है। इन दोनों को किसी एक के साथ कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा R/2। अब देखो ये तीनों फिर से किस में आ गए, सीरीज में आ गए, और ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज को पहले सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा R/3 प्लस 2R प्लस R/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R/3 प्लस 2R, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3 2R प्लस 6R, तो ये हो जाएगा 8R/3। यानी कि इन तीनों के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा सीधा एक से अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8R/3। बोलो बात सही है कि नहीं है। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा R प्लस R/2, तो ये कितना हो जाएगा 3R/2। यानी कि इन दोनों को अगर सिंगल से कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 3R/2। बोलो बात है कि नहीं क्लियर। अब ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, तो सॉल्व कर लो कि 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1, और ये R1 कितना है 8R/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/R2, R2 कितना है तो 3R/2, तो बाई 2 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है।
तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 8 2 ज़ा 16, कितना हो जाएगा, ये आर भी है ना नीचे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25/24 आर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, 1/r इक्विवेलेंट की। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दो 24r/25। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कितनी आसानी से बन गया है कि नहीं। तो इसी तरीके से कितना भी टफ अगर हमारा सर्किट हो, बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो पहले मैंने सर्किट बनाया था, उस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 24/25R, ठीक है। बन जाएगा। बहुत सारे अपने मन से कुछ भी डायग्राम बनाओ, ठीक है, कुछ भी डायग्राम बना लो और उसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। ऐसा बना लो, 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 ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ठीक है, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, अपने मन से अब इसको सॉल्व करते रहो, ठीक है। पहले ये है, ठीक है, ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, पैरेलल में जो आएगा उसको सीरीज में, सीरीज में जो आएगा इसके साथ, पैरेलल में जो आएगा इसके साथ सीरीज में, फिर जो आएगा वो इन तीनों का सीरीज और इसका पैरेलल में, और फिर सॉल्व आंसर जो आया वो आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए, तो अब कुछ और नए टर्म्स के बारे में हम जानते हैं। एक आपको मैं बता रहा हूं कुछ, सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट थोड़ा आपको मैं समझाना चाहता हूं आज, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं हेल्प लेता हूं अपने टीवी के रिमोट का, ठीक है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, सिंपली एक डिवाइस जो कि किसी सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस को मेंटेन करता है, वही क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन बोले तो क्या बोल सकते हैं, अ डिवाइस which maintain steady current in the circuit is called cell, इसी को सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा दिखाओ सेल, तो अरे यही तो है सेल, ये लो, ये है सेल, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये है सेल, नहीं दिख रहा क्या, अब दिखा, ठीक है, गोदरेज का सेल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको मैं टर्म समझाना चाहता हूं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इन टर्म्स को समझाने के लिए एक मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप किए, इसमें भरा हुआ है कोई इलेक्ट्रोलाइट, और इससे कनेक्टेड है कोई रेजिस्टर, ऐसा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ N, इसको नाम दे देता हूँ P। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, कैथोड, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एनोड। बात क्लियर है। और ये क्या है, ये है आपका कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर लोड भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो रेजिस्टेंस को ही लोड कहते हैं,
चलिए बहुत बढ़िया। अब समझते हैं बात पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कहाँ गया मेरा बैटरी? ठीक है, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, जो कि ये दो इलेक्ट्रोड्स, इस पे लिखा हुआ है दिस इज हाउ मच, ये लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, ये एक बैटरी है जिसपे इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे लिखा हुआ है कि ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है। इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहां पे पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट। यानी कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस between the positive and negative terminal of this battery of the magnitude of 1.5 volt। ठीक है, ऐसा बैटरी कहता है। ठीक है, अभी मैंने इस बैटरी को क्या किया? अभी मैंने इस बैटरी को इस रिमोट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये देखो बैटरी है, ये रिमोट है टीवी का। ठीक है, अभी मैंने इस बैटरी को रिमोट से बाहर निकाल दिया। अब ये रिमोट क्या है? एक सर्किट है समझ लीजिए, जिसमें इस बैटरी को करंट फ्लो करवाना था। ठीक है, तो अगर मैंने इस बैटरी को बाहर निकाल दिया, अभी ये इस सर्किट में करंट नहीं दे रहा। ठीक है, तब की केस में तो डेफिनेशन पहले लिखवा दूं आपको। द डिफरेंस or the potential difference between the electrodes of, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल when no current is drawn from it, ठीक है, क्या बोला मैंने? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, जब कोई करंट नहीं ले रहे, तब इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ का यहां पे फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बात क्लियर है? तो क्या बताया मैंने कि सेल से जब करंट नहीं ले रहे हो, ठीक है, अभी मैंने इस सेल को इस सर्किट से अलग कर लिया, तो इस जो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को मैं क्या कहूंगा? ईएमएफ, जो कि कंपनी लिख करके देता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट यहां पे लिखा हुआ बैटरी पे अगर आपको दिखता है तो ये क्या है? इसका ईएमएफ है। ठीक है, बट होता क्या है, जैसे ही आप इसे किसी सर्किट में कनेक्ट कर दे, ठीक है, जैसे ही आप इस सर्किट में इसे कनेक्ट कर दें, जैसा कि यहां पे मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो होता क्या है? कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो है सर्किट अपने आप को रन करने के लिए, ठीक है, बैटरी के अंदर ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बैटरी के अंदर ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि इसके पोटेंशियल से को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस कंपनी ने क्या बोला? फिर से समझिए, फिर से समझिए। इस कंपनी ने कहा, फिर से निकाल देता हूं, ये गोदरेज की बैटरी है। इस कंपनी ने कहा कि ये जो बैटरी है ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, लेकिन जैसे ही आप इसे किसी सर्किट में लगाएंगे तो ये 1.5 का पोटेंशियल नहीं देगी, ये देगी 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल।
ठीक है, तो 0.1 वोल्ट क्या हो गया, कम हो गया। कहां गया, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे, तो वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। बट एक्चुअल में तो हमने पढ़ रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, हर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा पोटेंशियल यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि जितना बैटरी पे लिखा हुआ है उतना ही पोटेंशियल आपके सर्किट को मिलेगा, आपके सर्किट को थोड़ा कम पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन, नो को हटा देना बस यहां से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है कि नो को यहां से हटा देना, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आ गई बात समझ में, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जब सर्किट में इस बैटरी को यूज करोगे, जब ये सर्किट में करंट देगा, तब जो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जब ये जो है सर्किट में यूज नहीं होगा, यहां से इसे हटा दोगे, ठीक है, तो अब क्या है, आपका करंट यूज नहीं हो रहा है, नो करंट इज गिवन टू द सर्किट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ में, तो यही डिफरेंस था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, तो ये इंटरनल, एक बात और आ गई यहां पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, चलो इसका भी कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं, यहीं पे डायग्राम से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक सेकेंड, अपना रिमोट मैं रेडी कर दूं। अब मेरा रिमोट रेडी है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं इसे, कर लिया होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो फिर से वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्म में ही आपको मैं समझाऊंगा। ये हो गए दो इलेक्ट्रोड्स, एक है कैथोड, एक है एनोड, ये है इलेक्ट्रोलाइट, और ये कनेक्शन हो गया किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट से। ठीक है, तो ये सपोज आपका पॉजिटिव है, या आपका नेगेटिव है, तो करंट क्या होगा, यहां से फ्लो होगा। सपोज इस पॉइंट को मैंने N बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, और ये आपका रेजिस्टेंस है R। तो पूछे आपसे कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां फ्लो हो रहा है, क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इन एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो हो रहा है फ्रॉम N टू P। N से पॉजिटिव से निकला, ऐसा घूमते 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 ये P में चला गया। बोलो बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जब इंटरनल सर्किट की बात होती है, यानी सेल की बात होती है, तो ये जो करंट है ऐसा आता है, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट से ऐसा होता हुआ N की तरफ जाता है। ठीक है, तो इंटरनल सर्किट या इनसाइड बैटरी बोल ले, ठीक है, इनसाइड बैटरी, ये जो फ्लो ऑफ करंट है वो कहां से कहां है, P टू N, कहां से कहां है, P टू N। ये बात याद रखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में N से P फ्लो हुआ, फिर P से N हुआ बैटरी के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में। अच्छा, तभी तो पूरा सर्किट कंप्लीट होगा ना। अब एक और बात, जब ये यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होकर के इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल है, ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, इनके थ्रू इसे फ्लो होना होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, ऑब्स्टिकल ही तो है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इंटरनली फ्लो ऑफ करंट को जो इनसाइड हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट मत बोलिए, ठीक है, इसे केमिकल रिएक्शन कहिए। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको ये इलेक्ट्रोलाइट एज अ ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बैटरी अगर सर्किट में ऐसा मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पे बैटरी लगाया है, इसका मतलब है कि इस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है आर ना, इस एक रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इस बैटरी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, बैटरी एकदम फ्रीली काम नहीं करता। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनी डिवाइस विदाउट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस केमिकल रिएक्शन को ये इलेक्ट्रोलाइट ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, और इसी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है HC1 में बड़ा सुंदर सा दिया हुआ है, लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे एक टर्म यूज कर देता है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रोसेस है किसी और क्लास में मैं आपको एकदम फुर्सत से समझाऊंगा, किसी भी बुक में चले जाओ आपको वैसा ही कुछ टर्म मिलेगा, लेकिन हुआ क्या यहां पे वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि यहां पे एक्चुअल में क्या फंडा हो गया, क्या ऐसा हो गया कि ये रोक रहा है इसको। ठीक है, फिजिक्स में आपको जानना चाहिए वो चीज। अभी थोड़ी टाइम की कमी है, ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट। तो ये बात हो गई हमारी सेल की, ईएमएफ की, पोटेंशियल डिफरेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, बात क्लियर है। तो हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन बताने वाला था वो एक्सप्रेशन बता दूं। तो एक्सप्रेशन ये है कि जो बैटरी की कंपनी ने लिखा था कि 1.5 वोल्ट आपका ये बैटरी जो है 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल देगा। ये एक्चुअल में क्या था, जब इसे मैं सर्किट में यूज नहीं कर रहा था तब दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस था वो वैल्यू थी, और उस वैल्यू को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये 1.5 वोल्ट क्या है, ईएमएफ है। ठीक है, बट एक्चुअल में जैसे ही मैंने इसे एक किसी एक्सटर्नल सर्किट में यूज करने लगा तब क्या हुआ, ये 1.5 वोल्ट में से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और 0.1 माइनस हो गया, और उसके बाद क्या मिला मुझे, 0.4 वोल्ट जब मैं इसे सर्किट में यूज कर रहा था। तो ये था आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट। अब जैसे ही मैं करंट लेता हूं सर्किट में तो क्या हो जाता है, माइनस IR। R इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये V क्या है मेरा, एक्चुअल रेजिस्टेंस इन द सर्किट व्हेन करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट। ठीक है, तो V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, ये आपका होता है EMF माइनस IR। R इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r है ये। ठीक है, दिस इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, E क्या है आपका, EMF। ठीक है, ये क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट। बात बोलो, क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी को मैं और थोड़ा सा इलेबरेट करके लिखूं तो V इज इक्वल टू IR होगा। कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, अब इस IR वाले को अगर मैं इधर ले आऊं तो IR प्लस IR बराबर E। यहां से I कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, R प्लस R बराबर E। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, EMF अपॉन R प्लस R। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं। तो अगर किसी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस है तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। बोलिए,
क्लियर है? चलिए, ये एक आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे हम इससे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए, हो गया होगा नोट डाउन। चलिए ठीक है, तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बुक से आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी, ये आपका क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, बुक में, तो इसलिए मैंने भी पहले से बना दिया। विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, अब इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम है। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकालिए इस सर्किट का। अब याद रखिएगा, जब भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को कभी मत काउंट कर लेना, नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, करंट हर एक सर्किट से कितना पास हो रहा है वो निकाल लो। वोल्टेज, ये पॉइंट लिख लेते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट, एक सेकेंड, लेट मी सी विच वन इज पॉइंट बी। ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। तो बोल रहा है कि अब वोल्टेज ड्रॉप निकालिए ए बी के थ्रू, बी सी के थ्रू और सी डी के थ्रू। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करिए अपने से। ठीक है, ऑफलाइन वीडियो है, पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। आ रहा है क्या कुछ? देखो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, यही सबसे बड़ा होगा, लेकिन इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो बहुत ही छोटा छोटा होगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बस सबसे कठिन क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप, इसके बाद आप बहुत आसानी से ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप, आई एम सॉरी, सबसे पहली बात तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत इजी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो लगाते चलिए। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, वी ए बी की बात हो रही है, तो ये 1/RAB बोल लेता हूं, AB के बीच का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 कितना है 4, प्लस 1/R2 ये भी है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं RAB कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BC की। तो ये तो क्लियर है कि RBC तो 1 ओम ही है। अब CD की बात कर ले, तो अगेन दो आपका पैरेलल में लगा है, तो ये 1/RCD विल बी इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 12, प्लस 1/R2, R2 कितना है 6, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 12, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/12। ये वैल्यू आ गई, इससे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि RCD की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब हुआ क्या, इसको मैंने एक सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया, BC वाला एक रेजिस्टर हो गया, और इसे मैंने सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीनों सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट टोटल आपका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, RAB प्लस RBC प्लस RCD। जोड़ लो तीनों को। ठीक है, क्या हो गया 2 + 1 + 4 इज इक्वल टू 7 ओम। ये आ गया आपका आंसर। बोलिए क्लियर है ना? बड़ा इजी था, पहला स्टेप चढ़ गए। ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर होगा। मिटा दूं? क्वेश्चन नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ आंसर मिटाऊंगा। ठीक है, तो पॉज करके कर लीजिए इसे। 1 2 3 हो गया होगा। चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 7 ओम। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, R इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 7 ओम। ठीक है, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया 16 ओम। तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकाल लो।
ठीक है। आपको नेक्स्ट में क्या निकालना है, हर एक सर्किट, हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले तो ये पता करो कि यहां से कितना करंट निकल रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V है 16 और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 7, तो आपका करंट कितना निकल रहा है, 7/16। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, ये गलत है। अब V इज इक्वल टू आई आर नहीं लगेगा। क्या बोला था मैंने, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए सर्किट में तो फिर हमारा फंडा अलग हो जाता है। अब कौन सा फंडा लगेगा, अब जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, EMF माइनस आई आर है, ठीक है। और V का फॉर्मूला आई आर होता है, इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसे इस तरफ भेज देंगे, I कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा R प्लस आर बराबर E। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर। पिछले बार किया हमने इसका डेरिवेशन भी। अब EMF कितना है, 16 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने, 7, और एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो गया 16/8, कितना आ गया 2 एम्पियर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इस सर्किट से ये जो I जा रहा है ये कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। बात क्लियर हो गई, चलो मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, चलो हो गया होगा। तो दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 7 ओम, ठीक है। और ओवरऑल ये मैंने 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब एक एक से निकालो, ठीक है। अब एक एक से निकालना है, तो यहां तक तो आपका I करंट आया। अब I में से I1 इधर फ्लो होने लगा और I2 इधर फ्लो होने लगा। बोलो बात सही है कि नहीं, यहाँ पे पैरेलल है ना, पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, V1 AB के अलॉन्ग होगा, V2 BC के अलॉन्ग होगा और V3 CD के अलॉन्ग होगा। पोटेंशियल तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अब एक एक करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब करंट हर एक सर्किट से आपको निकालना है, ठीक। तो एक एक करके आप निकालते चलिए, क्या होगा। तो सबसे पहले तो करंट की बात कर ले, ठीक है। करंट तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये जो पैरेलल सर्किट होता है वहां पे, ठीक है, सीरीज में तो आपका क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो अगर करंट अभी छोड़ दो, नहीं आ रहा समझ में, तो इसको अगर मैं पोटेंशियल पहले निकाल लूं, यानी कि इसे मैंने अब एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया, ये BC वाला, ये CD वाला, ठीक है। इसके अलॉन्ग आपका V1 लग रहा है, इसके अलॉन्ग आपका V2 लग रहा है और इसके अलॉन्ग आपका V3 लग रहा है। तीनों का प्लस करेंगे तो V आएगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कितना है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा था, तो ये पैरेलल में है 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि ये 1/2, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये 2 ओम आएगा, ठीक है। ये सिंगल है तो ये 1 ओम है। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6, इसको कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2/12, ये कितना आ जाएगा 3/12, यानी कि 1/4, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4 ओम। निकाला था, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आया था हमारा, ठीक है। तो अब आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, और आपको V1 निकालना है, और करंट तो आपको पता है I ही फ्लो होगा तीनों से सीरीज में। अब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया तो, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, ठीक है। तो यहां से ठीक है, और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा, I2 है और R2 है, तो 4 वोल्ट, ठीक है। V2 कितना हो जाएगा, तो I2 है, R1 है, तो 2 वोल्ट। V3 कितना हो जाएगा, तो I2 है, R4 है, तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि यहां से 4 वोल्ट,
यहां से 2 वोल्ट और यहां से 8, तो 8 2 10 4 14 वोल्ट यहां पे यूज हुआ। यहां कितना दिया 16 वोल्ट, यूज कितना हुआ 14 वोल्ट, 2 वोल्ट कहां गया इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। अब बात क्लियर हुई। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप अलोंग ए बी, ये था आपका ए बी, ठीक है। तो ए बी के अलोंग कितना हुआ, इसे ए बी बोल लो 4 वोल्ट, बी सी के अलोंग 2 वोल्ट, सी डी के अलोंग 8 वोल्ट। बोलो क्लियर है। तो तीसरा का आंसर मिल गया, पहला का आंसर मिल गया, दूसरा का आंसर खोजना है। अब ईच रजिस्टर से, हर एक रजिस्टर से आपको करंट निकालना। अब देखो पोटेंशियल निकल गया, बहुत इजी है, ठीक है। अगेन V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब अगर आपको 4 वोल्ट वाले के थ्रू करंट निकालना है, ठीक है, करंट अलोंग 4 वोल्ट, ठीक है, पहला वाला जो है इसके अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा V बाई आर, ठीक है। V यहां पे कितना है, दोनों के लिए तो बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, तो V कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। पहले वाले का कितना आया था 4 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस ये कितना है 4 है, तो कितना आएगा 1 एम्पियर का, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है तो करंट भी बराबर ही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 एम्पियर गया तो यहाँ भी 1 एम्पियर आना चाहिए। तो नीचे वाले के थ्रू निकाल के देखते हैं, करंट थ्रू 4 ओम नीचे वाला कितना आ जाएगा V बाई आर। V कितना है, यहाँ भी 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस यहाँ भी 4 है, तो आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि इसके थ्रू भी करंट जा रहा है आपका 1 एम्पियर, इसके थ्रू भी करंट जा रहा है आपका 1 एम्पियर। अब ये 1 1 1 1 1 1 आके मिला और यहाँ से फिर कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर फिर से, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ। अब अगर आपको निकालना है करंट थ्रू 1 ओम कितना है, ठीक है, तो V बाई आर, पोटेंशियल वहां पे कितना था, ठीक है, सेकंड वाले में पोटेंशियल हमने निकाला था 2 ओम, ठीक है, 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो 2 बाई 1 कितना हुआ 2 एम्पियर। देखो ये 1 1 मिल करके ये 2 बन करके यहाँ निकला। अब ये फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे मान लीजिए I3 जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए I4 जा रहा है, ठीक है। तो ये I3 की बात करें कितना आ जाएगा V बाई आर, ठीक है। अब इस वाले से पोटेंशियल कितना था 8 वोल्ट था ना, दोनों के अलोंग 8 8 होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा 8 बाई ऊपर वाले से निकालना है 12, तो ये क्या आ जाएगा 4 बाई 6 यानी 2 बाई 3 एम्पियर, ठीक है। I4 आपको निकालना है, I4 यानी नीचे वाले के थ्रू, तो अगेन फॉर्मूला V बाई आर। V यहाँ भी 8 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस कितना 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 एम्पियर। बोलिए क्लियर है कि नहीं। देखा कितना आसानी से हमने निकाल लिया इसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी का सॉल्व करने का कोशिश करिए, कोई रिफ्रेशर रखे हैं तो उससे भी सॉल्व करने का कोशिश करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दिख जाता है तो वो भी सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और मैं आपको बता दूं कि अब जितने क्लासेस इसके होंगे चैप्टर 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक हमारा छूट गया सेल का कॉम्बिनेशन। रजिस्टर का हमने कॉम्बिनेशन देख लिया, फिर सेल का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ पे जाएंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर मीटर ब्रिज, फिर पोटेंशियोमीटर और फिर चैप्टर बाइंड अप, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, हर वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और शुरू से देखना की कोशिश करिए, ठीक है। बीच से अगर करेंगे तो कुछ कंसेप्ट जो है पिछले लेक्चर से मैं डायरेक्ट उठा लेता हूं, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स को देखने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड जो है मेरे बोलने की स्पीड या वीडियो के चलने की स्पीड थोड़ी कम है, तो आपको वीडियो के सेटिंग में जो आपका प्ले स्पीड है वो भी आप वेरी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लगता है तो उसे कम कर सकते हैं 0.7, 0.5, और आपको कम लगता है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं 1.25, 1.5, 1.75, 2 टाइम्स, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करते हैं। थैंक यू।